तो आज हम संविधान की अगली कक्षा को प्रारंभ कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक रहेगा एकात्मक व संघात्मक संविधान व सरकार। तो आपको ध्यान रखना है कि संविधान अलग है, सरकार अलग है। और हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया था कि संविधान क्या है, संविधान का क्या प्रारूप होता है, कब कब संविधान बनता है, किन परिस्थितियों में संविधान का निर्माण होता है। तो ये सब चीज़ें हमने पिछली कक्षाओं में देख ली थी। अगर यदि आपने पुरानी कक्षाएं नहीं देखी हैं तो आप उन्हें पहले देख लें, क्योंकि ये कक्षाएं हमारी मुख्य रूप से उन एग्ज़ामों को टारगेट करने के लिए बनाई गई हैं जो वनडे एग्ज़ाम से थोड़ी हटके होती हैं, जैसे पीजीटी, टीजीटी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस। इन सभी एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन आते हैं उनके संबंध में हम ये कक्षाएं बना रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है एकात्मक व संघात्मक संविधान व सरकार। तो पिछली क्लास में हमने सरकार और संविधान पर थोड़ी बहुत चर्चा की थी और आज आपको ध्यान रखना है कि एकात्मक व संघात्मक संविधान अलग चीज़ है और सरकार अलग चीज़ है। अगर हम बात करें एकात्मक और संघात्मक, तो किसी देश में जिस प्रकार का संविधान होगा उस देश में उसी प्रकार की सरकार का भी निर्माण होगा। यदि किसी राष्ट्र में संविधान का प्रारूप एकात्मक है तो वहाँ की सरकार भी एकात्मक होगी, और यदि प्रारूप संघात्मक है तो सरकार भी संघात्मक होगी। जैसे हम इनके कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। इधर हमने लिखा एकात्मक, और इधर लिखा हमने संघात्मक। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि एकात्मक और संघात्मक में अंतर क्या है, क्योंकि जिस देश में जिस प्रकार का संविधान होगा उसमें उसी प्रकार की सरकार होगी। तो एकात्मक सरकार और संविधान क्या है और एक संघात्मक संविधान और सरकार क्या है, तो आइए समझते हैं। एकात्मक सरकार की विशेषता होती है कि इसमें संपूर्ण शक्ति एक केंद्र बिंदु में समाहित होती है। एक केंद्र बिंदु का मतलब है कि इसमें एक तरह से राजशाही शासन होता है और निरंकुश शासन होता है। इसमें किसी भी दूसरी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और निर्णय त्वरित होते हैं। तो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो गया, निर्णय तीव्र होते हैं। तो एकात्मक सरकार की खास बात क्या है कि इसमें संपूर्ण शक्तियां एक केंद्र बिंदु में निहित होती हैं, जिसे हम केंद्र सरकार कह सकते हैं या राजतंत्र कह सकते हैं, और निर्णय लेने में क्या होती है, तीव्रता होती है। साथ ही अगर हम देखें संघात्मक सरकार में, तो संघात्मक सरकार में शक्तियों का बंटवारा होता है। शक्तियों का क्या होता है, बंटवारा होता है। जैसे ऊपर एक केंद्र सरकार, धीमी गति से होते हैं। तो संघात्मक सरकार में केंद्र बिंदु में कुछ शक्तियां होती हैं और प्रांतों में अलग अलग शक्तियां होती हैं, और निर्णय लेने में धीमी गति होती है, यानी कि कोई भी निर्णय एकदम शीघ्रता से नहीं लिया जाता है, और इधर निर्णय बहुत तीव्रता के साथ लिए जाते हैं। अगर अगला हम बिंदु देखें तो इसमें शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा केंद्र व राज्यों के बीच नहीं होता।
केंद्र व राज्यों के बीच नहीं होता। और साथ ही हम अगर बात करें संघात्मक सरकार में, तो इसमें शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट होता है। तो हम कह सकते हैं संघात्मक सरकार में शक्तियों का बंटवारा केंद्र व राज्यों में स्पष्ट होता है, स्पष्ट है। अगर संघात्मक सरकार में शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट नहीं होगा तो बहुत विवाद सामने निकल के आएंगे। और जैसा हम अनेक देशों में देखते भी हैं कि वहाँ के राज्य सरकार ने ये नियम पलट दिया और इस नियम के विरुद्ध आंदोलन हो गया, विद्रोह कर दिया, ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिलती रहती हैं। अगर स्पष्ट ना होता तब तो विवाद और ज़्यादा आते, लेकिन एकात्मक सरकार में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा केंद्र व राज्यों के बीच नहीं होता है। क्यों? क्योंकि निर्णय लेने का पूरा अधिकार एक राजा को ही होता है या एक बिंदु पे ही है सब कुछ। तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है कि स्पष्ट बंटवारा हो। आप हमें कमेंट करके बताइए कि संघात्मक सरकार में जो केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट बंटवारा है शक्तियों का, जैसे समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, तो उनमें कुछ विषय दिए गए हैं राज्यों के लिए और केंद्र के लिए। तो आप बताइए कि इस समय केंद्रीय सूची में और राज्य सूची में कितने कितने विषय शामिल हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो एकात्मक सरकार में संविधान लिखित नहीं होता, लिखित नहीं होता। और ये बातें हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि लिखित संविधान क्या है, अलिखित संविधान क्या है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या उसकी कमियां हैं, ये सब बिंदु हम पिछली कक्षा में देख चुके हैं। जबकि संघात्मक सरकार में संविधान लिखित होना चाहिए और साथ ही कठोर। यदि कठोर नहीं होगा तो राज्य और केंद्र के बीच विवाद स्पष्ट रूप से खुल के सामने आएंगे। तो संविधान का लिखित और कठोर दोनों होना बहुत जरूरी है। अगर हम व्यवस्था की बात करें, किन देशों में एकात्मक संविधान है या एकात्मक सरकार है, तो हम देख सकते हैं ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, और इधर अगर हम देखें तो भारत, यूएसए और भी बहुत से देश हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? संघात्मक या संघीय संविधान के और सरकार के अंतर्गत आते हैं। क्या और भी कोई बिंदु है इनके संबंध में? तो आइए एक एक को समझते हैं आगे। अगर और हम बिंदुओं को देखें, न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती। नहीं करती। अधिकांश ऐसा देखा गया है। और संघात्मक में न्यायपालिका का पृथक्करण अर्थात स्वतंत्र होना अनिवार्य है। अर्थात यदि किसी संघ शासित या संघात्मक सरकार और संविधान वाले देश में न्यायपालिका का पृथक्करण नहीं है, ये सरकार स्वतंत्र नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में अगर केंद्र और राज्यों के बीच कोई विवाद होता है तो हो सकता है कि न्यायपालिका केंद्र के पक्ष में निर्णय दे दे, हो सकता है कि राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय दे दे।
अगर स्वतंत्र है तो ये वही निर्णय देगी जो जायज़ है, लेकिन अगर ये दबाव में काम करेगी तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो कहा जा सकता है कि संघात्मक संविधान की सरकार वाले देशों में न्यायपालिका का स्वतंत्र होना ज़रूरी है। साथ ही अगर हम एकात्मक सरकार की बात करें तो ये छोटे देशों में सफल है, और यदि संघात्मक सरकार की बात की जाए तो ये बड़े क्षेत्रफल व जनसंख्या वाले राष्ट्रों के लिए जरूरी है। इसके अतिरिक्त एकात्मक संविधान वाली सरकार में संपूर्ण राष्ट्र की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं होता, क्योंकि कई बार देखते हैं वंशानुगत शासन होता है, अंतिम निर्णय राजा के ही होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जनता चुने या ना चुने, वोट दे या ना दे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है निर्णयों पे, क्योंकि अंतिम निर्णय उन्हीं के होते हैं। तो कहा जा सकता है कि जनता का संपूर्ण प्रतिनिधित्व उस राष्ट्र में नहीं देखा जाता। जनता के द्वारा चुने हुए जो व्यक्ति हैं उस देश में बहुत कम मिलते हैं, जबकि संघात्मक जो सरकार है इसमें जनता का प्रतिनिधित्व अधिकांश समूह या वर्गों के लोगों द्वारा होता है। और यदि हम और बिंदु समझें तो इसमें संसदीय व्यवस्था संविधान से ऊपर है, क्योंकि संसद जब चाहे यहाँ के संविधान में संशोधन कर सकती है, जैसे चाहे वैसे कर सकती है। तो इसमें अगर हम कहें तो श्रेष्ठ कौन है? संसद श्रेष्ठ है, संविधान नहीं। और यदि संघात्मक सरकार वाले देशों में हम बात करें तो यहाँ पर संविधान सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है, संसद नहीं। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि एकात्मक सरकार में जो संविधान और सरकार की व्यवस्था है वो लचीली है, परंतु निर्णय लेने में बहुत तीव्रता इस सरकार में देखी जाती है। और इस सरकार में निर्णय लेने में देरी होती है, परंतु इस सरकार में संविधान सर्वोच्च होता है, संसद नहीं। और एकात्मक सरकार में संसद सर्वोच्च है, संविधान नहीं। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी सरकार में संविधान सर्वोच्च होता है, संसद नहीं। तो याद रखना है आपको, संघात्मक में संविधान सर्वोच्च है और एकात्मक में संसद सर्वोच्च है। और अगर हम बिंदु समझें तो एकात्मक सरकार में एकल नागरिकता देखने को मिलती है, और वहीं अगर हम संघात्मक संविधान और सरकार में बात करें तो द्वि संसद व दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है।
तो अब एक प्रश्न आपका फंस रहा होगा कि अभी हमने पढ़ा था इसमें भारत आता है, तो भारत में तो संसद द्विसदनात्मक है लेकिन नागरिकता तो दोहरी नहीं है। तो कई ऐसी बातें हैं जो भारतीय संविधान में इसके विरुद्ध हैं, लेकिन फिर भी हम भारतीय संविधान को संघात्मक में ही रखते हैं। जैसे एकल नागरिकता देखने को मिलती है और संसद भी कैसी होती है इसमें, एक सदनीय व द्विसदनीय। क्योंकि ब्रिटेन में नागरिकता तो एकल देखने को मिलती है लेकिन संसद कैसी है, द्विसदनीय है। तो कुछ कुछ अपवाद हमें कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर किसी देश में आपातकाल की स्थिति है तो यहाँ निर्णय अधिशीघ्र लिए जाएंगे, परंतु अगर संघात्मक सरकार है तो यहाँ पर आपातकाल के समय निर्णय देरी से लिए जाएंगे क्योंकि सभी की सहमति जरूरी है। परंतु भारत के संविधान को अगर हम देखें तो उसमें इसके भी अलग कुछ नियम बनाए गए हैं। तो आप बताइए कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 352, 356 और 360 में किस चीज़ की चर्चा की गई। अब हम देख लेते हैं कि अगर एकल या एकात्मक संविधान वाले सरकार हम देखें तो इसमें राष्ट्र भावना का गुण अधिक होता है, और यदि संघात्मक में हम देखें तो यहाँ में जनता राष्ट्र भावना से दूर रहती है। क्योंकि अधिकांश जनता प्रांतों में निवास करती है और यहाँ पर केंद्र और प्रांतों के नियम अलग अलग हैं। तो जब यहाँ पर केंद्र और प्रांतों के नियम अलग अलग हैं, उनकी शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है, तो हो सकता है कि जनता अपने प्रांत के हित में राष्ट्र भावना का त्याग कर दे और अपने लिए एक अलग राष्ट्र की मांग करना शुरू कर दे, और ऐसा कई बार देखा भी जाता है। तो संघात्मक व्यवस्था में जनता राष्ट्र भावना से थोड़ा दूर सी लगती है और इसमें राष्ट्र भावना का गुण अधिक पाया जाता है, लोग जुड़े हुए महसूस होते हैं। तो ये कुछ हमने एकात्मक और संघात्मक सरकार की विशेषताएं देखी। अब हम इन दोनों की कुछ कमियां देख लेते हैं। तो आइए कमियों पे भी कुछ नज़र डाल लेते हैं। हमने एकात्मक और संघात्मक सरकार की विशेषताओं को देखा जो तुलनात्मक रूप से थी, क्योंकि यहाँ से कई बार मेंस में प्रश्न बना है। तो आप इन बिंदुओं को थोड़ा डिटेल में समझें। अब हम इन दोनों ही सरकारों की तुलनात्मक कमियां देख लेते हैं। तो जैसा हम चर्चा कर भी चुके हैं, एकात्मक सरकार में पहली कमी क्या है। तो एकात्मक सरकार में अगर हम देखें तो पहली कमी हो सकती है कि यहाँ पर अराजकता या निरंकुशता का गुण कभी भी उभर सकता है, कभी भी उभर सकता है, क्योंकि पूरा शासन एक व्यक्ति के हाथ में है। तो हो सकता है कि वो उस शासन को निरंकुश कर दे। तो ये भी एक इसकी क्या है, कमी है। और इधर निरंकुशता का होना कम है, परंतु राष्ट्र भावना भी कम है, राष्ट्र भावना भी कम है।
अर्थात जनता अपने अपने प्रांतों और अपने अपने हितों के बारे में ज़्यादा सोचती है, राष्ट्र के बारे में कम सोचती है। और इधर हम दूसरा बिंदु देखें तो एकात्मक सरकार में आपातकाल से निपटने में कम समय लगेगा, क्योंकि निर्णय बहुत तीव्र होंगे और अतिशीघ्र लिए जाएंगे। और इधर आपातकाल की स्थिति में नियमों का क्रियान्वयन राज्यों व केंद्र की शक्तियों द्वारा लिए जाते हैं। इसमें नियमों का क्रियान्वयन राज्य व केंद्र की शक्तियों द्वारा लिए जाते हैं, जिस कारण से निर्णय लेने में देरी हो जाती है और ऐसी स्थिति में कोई गंभीर समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। तो भारत ने इन नियमों से हटके कुछ नियमों को अपनाया है। तो थोड़ा सा हम भारत के कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो हम अगर भारत के लिए देखें तो भारत कहाँ रखा जाएगा? क्या भारत में एकात्मक शासन है या संघात्मक? तो भारत में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही गुण पाए जाते हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से भारत की अधिकांश संवैधानिक चीज़ों को संघात्मक की तरफ ही रखते हैं, लेकिन कुछ नियम संघात्मक से हटकर एकात्मक की तरफ चले जाते हैं, जैसे नागरिकता। भारत में केंद्र और राज्यों की नागरिकता अलग अलग है? नहीं, भारत में सिर्फ एक ही नागरिकता है और वो भी केंद्र की। राज्यों की नागरिकता भारत में नहीं है, जैसा कि यूएसए वगैरह देशों में देखा जाता है। वहाँ पर कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। तो ये नियम एकात्मक की तरफ जाता है। दूसरा, संसद संपूर्ण राष्ट्र की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरा पॉइंट, भारतीय संविधान में संविधान सर्वोच्च है, जबकि एकात्मक में संसद सर्वोच्च है। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो भारत को इन दोनों से ही अलग बना देते हैं। तो इसलिए कई व्यक्तियों ने भारतीय संविधान और भारतीय सरकार को अलग अलग नज़रिए से देखा है। कोई भारतीय सरकार को एकात्मक बताता है, कोई संघात्मक बताता है, कोई अर्धसंघात्मक बताता है। तो आइए उनके नाम देख लेते हैं, कौन क्या बताता है। तो अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान को किसने क्या कहा है। तो सबसे पहला नाम है इसमें केसी व्हीयर। इन्होंने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक संविधान कहा है। जी जस्टिन ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद कहा है और भारतीय सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने संविधान को संघीय संविधान माना है। तो कई बार ये कथन मिलान करने के लिए आ जाते हैं कि किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहा है, किसने सहकारी संघवाद कहा है और भारतीय संविधान को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है। तो ये कई बार मिलाने के लिए आ जाता है। अब कई लोगों के अलग अलग मत हैं। उन्होंने कहा है कि जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो उस निर्माण में
भारत की बहुत ही नामात्र की जनता ने वोट दिया था, क्योंकि उन्हें मत देने का अधिकार नहीं था। तो संविधान निर्माण में ही सर्वप्रथम दोष देखने को मिलता है कि संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व जो संविधान हमारा कर रहा है, उसके निर्माण में संपूर्ण राष्ट्र की जनता का प्रतिनिधित्व था ही नहीं। क्योंकि जो संविधान सभा चुनी गई थी, उसे चुनने वाले लोग भारत के बहुत ही चुनिंदा लोग थे, जिन्हें विशेष मताधिकार प्राप्त थे। तो ऐसे स्थिति में हमारे संविधान पर भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं। तो आगे की कक्षाओं में हम इन सभी सवालों के जवाबों को आपको देते रहेंगे, इन पे विस्तृत चर्चा करते रहेंगे। तो आपको समझना है भारतीय संविधान क्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार क्या है? संघीय संविधान है। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में।